हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज़ में बिहार एक परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम प्राचीन बिहार के इतिहास से संबंधित थियोरी और उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्राचीन बिहार को हमने अपनी सुविधा के लिए 5 भागों में बांट रखा है: पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त वंश, बौद्ध एवं जैन धर्म। इस वीडियो में हम लोग पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल और मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो अगली वीडियो होगी वो होगी गुप्त वंश और मौर्य वंश के बाद जितने भी वंश आए जैसे कि शुंग वंश, कुषाण वंश, उनके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरे वीडियो में हम लोग बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं? प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है: पुरातात्विक एवं साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या है? पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरान जो कि सारण में है, चेचर जो वैशाली में है, मनेर एवं सोनपुर से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक और खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियाँ आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है? रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, जैन रचनाएं, भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे कि मेगास्थनीज ने जो इंडिका लिखी है, फाहियान ने फोको की लिखी है, इत्सिंग, वेनसांग ने सुयु की लिखी है के यात्रा वृत्तांत भी साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानिक लेखों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। तो इसमें पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल एवं ताम पाषाण काल 4 पार्टों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईस्वी पूर्व के हैं। मध्य पाषाण काल में क्या क्या मिला? इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था। पूरा पाषाण काल में सिर्फ मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। मध्य पाषाण काल में यह पशुपालक भी हो गया। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। यह अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व के हैं। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। नव पाषाण काल में हमें क्या क्या मिला? इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। नव पाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि चिरांद, चेचर, मनेर, सनवार से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 2500 ईस्वी पूर्व के हैं। ताम्रपाषाण काल में चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनवार आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। यह अवशेष लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के हैं। वैदिक काल, वैदिक काल आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया है क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला पूर्व वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है। दूसरा उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईस्वी पूर्व है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। बिहार में भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईस्वी पूर्व की रचना में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। महाजनपद काल, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है।
16 महाजनपद में 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र बिहार में था। वो तीन कौन थे? वज्जी या लिच्छवी, इसका क्षेत्र वैशाली मुजफ्फरपुर वाला क्षेत्र था। मगध ये पटना गया नालंदा क्षेत्र था। और अंग भागलपुर मुंगेर क्षेत्र था। वज्जी संघ महाजनपद यानी ये पहला हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या जानकारियाँ हैं। वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ यानी अटकुल था। वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ या लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। मगध महाजनपद। मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। अंग के अंतिम शासक कौन थे? ब्रह्मदत्त। इसे बिंबिसार ने हराकर मगध में मिला लिया था। अब देखते हैं मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश। मगध की स्थापना बृहदत्त ने की थी। बृहदत्त का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। इस वंश हर्यक वंश बृहदत्त वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय। और इसकी स्थापना किसने की थी? बृहदत्त ने। उसके बाद जो वंश आता है वो है हर्यक वंश, जो कि 544 से 412 ईस्वी पूर्व का शासन है। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईस्वी में की। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। उसकी दूसरी पत्नी चेलन्ना थी। चेलन्ना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। पहली कौन थी? कौशल देवी कौशल की राजकुमारी, इससे मिला हमें काशी। उसकी दूसरी पत्नी थी चेलन्ना। चेलन्ना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। तीसरी पत्नी क्षेमा जो कि पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। उसके बाद बिंबिसार ने अवंती के शासक चंडप्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया। बिंबिसार ने चंडप्रद्योत के उपचार के लिए अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या 492 ईस्वी पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु जिसका शासनकाल 492 से 460 ईस्वी पूर्व है, बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुनिक था। कुनिक किसका वास्तविक नाम था? अजातशत्रु का। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि बिंबिसार ने कौशल देवी से विवाह किया था और दहेज में उन्हें काशी मिला था। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से हो गया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु ने 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संकदी का आयोजन कराया। सिंहल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईस्वी पूर्व में उदयीन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। उदयीन या उदायीन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र, जो कि गंगा, सोन एवं गंडक के संगम तट पर स्थित है,
स्थानांतरित कर दिया। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। सबसे पहले हमने वंश पढ़ा बृहद्रथ वंश, उसके बाद आया हर्यक वंश। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश का शासनकाल 412 से 344 ईस्वी पूर्व है। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। 394 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बनता है। पुराण में उसे काकवर्ण कहा गया है। अजातशत्रु को कुणिक कहा गया है और कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। काकवर्ण का मतलब काला रंग। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई। कालाशोक ने 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। इसके बाद आता है नंदवंश। नंदवंश का शासनकाल 384 से 321 ईस्वी पूर्व है। महापद्मनंद ने 344 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की। महापद्मनंद ने एक राट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की। पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। पाली ग्रंथ में उसे उग्रसेन और पुराण में परशुराम का दूसरा अवतार। महापद्मनंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक यानी कि 321 ईस्वी पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मनंद के समय हुआ था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्मनंद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, यानी 326 ईस्वी पूर्व पे आक्रमण किया था। किसके समय? घनानंद के समय। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। घनानंद अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। इसके बाद आता है मौर्य वंश। 321 से 184 ईस्वी पूर्व इनका शासनकाल था। इसके पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने घनानंद की हत्या करके सत्ता कब्जाया था 321 पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व। जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्टस के रूप में चिन्हित किया। जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने सेंड्रोकोट्टस और प्लूटार्क एवं एरियन ने एंड्रोकोट्टस। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे देखते हैं कि स्ट्रैबो में स है तो सेंड्रोकोट्टस में भी स है, एरियन में ए है तो एंड्रोकोट्टस में भी ए है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य कौटिल्य थे। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया, जो कि सेल्यूकस की पुत्री थी, से हुआ। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीद को भेजा, जिसने इंडिका की रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश पर्वत ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला यानी जो कि कर्नाटक में है पर चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 298 ईस्वी पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य के आता है बाद बिंदुसार। बिंदुसार का शासनकाल 298 से 272 ईस्वी पूर्व है। एक है बिंबिसार। बिंबिसार किसका है?
ये हर्यक वंश का है, और ये है बिंदुसार, ये मौर्य वंश का है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात, सिंहसेन आदि नाम भी दिया गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसके बाद आता है अशोक, जिसका शासनकाल 269 से 232 ईस्वी पूर्व है। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों बाद, आप देख सकते हैं 272 में ही मर गया, उसके बाद 269 के अंत में अशोक आता है। अशोक वर्ण मौर्य वंश की गद्दी पर बैठता है। इससे पूर्व उज्जैन का राज्यपाल था। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की एवं गुर्जरा के अभिलेख में उसे अशोक कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि किस अभिलेख में उसे अशोक कहा गया है, तो मास्की एवं गुर्जरा के अभिलेख में। सिंहल अनुश्रुति यानी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपनी 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, जो कि 261 ईस्वी पूर्व घटित हुआ था, किया तथा कलिंद को मगध में सम्मिलित कर लिया। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व शैव धर्म को मानता था। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष, जिसमें उसने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए, उसे देख लेते हैं। 9वें वर्ष में उसने क्या किया? कलिंग युद्ध किया। 10वें वर्ष में बोधगया की यात्रा की। 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा की। 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेख में अंकन करवाया। 14वें वर्ष में धम्म महामात्रु की नियुक्ति की। 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की, और वहां जाकर अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दशोन, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देवधार्मन, सतधनुष एवं बृहद्रथ थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों का था। तो यहाँ पे हमारा थियोरी पार्ट खत्म होता है। अब जो भी हमने थियोरी पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चंस को करते हैं, जो कि बीपीएससी, सीडीपीओ और बहुत सारे बिहार के एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। दूसरा क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो हमने अभी पढ़ा था, उदयन ने पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। इसके पहले था राजगृह। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो इसका आंसर होगा अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र बसाया था। पाटलिपुत्र बसाया था, ना कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। राजधानी किसने बनाया था? तो उदयन ने बनाया था। और सबसे पहले किसने बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? उदयन के द्वारा। ये बीपीएससी के द्वारा यही आंसर चूज किया गया है। तो देख सकते हैं आप। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो गंगा के दक्षिण क्षेत्र को चूल कहा जाता था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे बिंबिसार। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें महाजनपद दिए हैं और महाजनपदों की राजधानियाँ दी हैं। तो मल्ल देश की राजधानी क्या थी? कुशीनारा थी। अंग देश की राजधानी क्या थी? चंपा थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था?
तो यह लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह वैशाली में थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, जिसे बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसकी पहली राजधानी कौन थी? राजगृह। राजगृह ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर ई होगा। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो इसका आंसर होगा राजगृह। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो यह 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? तो यह है अंगुत्तर निकाय में, ये एक बौद्ध ग्रंथ है। चंड प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो चंड प्रद्योत अवंती का राजा था। क्वेश्चन नंबर 18, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो इसका संबंध महामेघवाहन वंश से और चेदी वंश से था। दरअसल महामेघवाहन वंश को ही चेदी वंश बोलते हैं, इसलिए आंसर ये दोनों ही होगा। तो इसका बीपीएससी ने ऑप्शन ई दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? तो राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा लेक के साथ। अंग जनपद की राजधानी हमने अभी देखा चंपा है। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजिट की गई थी? तो यह कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा की गई थी। अब कुछ क्वेश्चंस यूनानी आक्रमण से रिलेटेड हैं, इसे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद सिकंदर महान के समकालीन था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो इसका आंसर होगा इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। हून राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? इसका आंसर होगा प्रकाशवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद से सारे क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य से संबंधित हैं। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो इसका आंसर होगा विलियम जोन्स ने। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? वह है विशाखदत्त। विशाखदत्त ने एक पुस्तक लिखी है मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता धारण करने से संबंधित है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो यह शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से संबंधित है। ये विदेश नीति से संबंधित है। ये धन संचय से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये विदेश नीति से संबंधित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसका दूत था? तो यह सेल्यूकस निकेटर का दूत था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो इसे 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वो कौन सा अभिलेख था? तो यह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? तो यह जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका इससे संबंधित नहीं था। अफगानिस्तान का कंधार अशोक ने विजित किया था। बिहार में इसका शासन था ही, और कलिंग में ही था, श्रीलंका में नहीं था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? तो यह लकड़ी से बना था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वो कौन सा स्तंभ है? तो यह भाब्रू स्तंभ लेख है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है?
तो अशोक के धर्म का मूल संदेश है राजा के प्रति वफादारी, सत्य, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान करना, धार्मिक सहनशीलता। तो इनमें से क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन ई। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे, तो यह प्रियदर्शी के नाम से जाने थे, देवानाम प्रियदर्शी। क्वेश्चन नंबर 42, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है, तो प्राकृत भाषा प्रयोग हुई है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, तो खरोष्ठी लिपि को दाहिने से बाईं ओर लिखा जाता है, जैसे कि उर्दू लिखा जाता है। अशोक के शिलालेख को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया, किसने पढ़ा था ये, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, तो हमने अभी किसका क्वेश्चन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, ये बृहद्रथ था। नेक्स्ट, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, बृहद्रथ। क्वेश्चन रिपीट सेम दूसरे शिफ्ट में। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांश तो उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया, तो ये रोमिला थापर ने विश्वास किया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, तो ये आजीविकों ने किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तो ये तक्षशिला था, जो कि पाकिस्तान में स्थित था। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मौर्य वंश के बाद जो भी वंश आए, जैसे कि शुंग वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, पाल वंश, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।